आपको पता है, मैं ऐसे भी उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। सबको पता है अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई काकोरी प्रकरण में, और चंद्रशेखर आजाद जी को पकड़ने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने अपना बलिदान कर दिया। उस काकोरी प्रकरण में अंग्रेजों का वकील कौन था? अंग्रेजों का वकील, यानी जो सरकार से पैसा लेकर यह इंश्योर करने में लगा था कि रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी होनी चाहिए, वो थे कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला, जो 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें मुस्लिमों के सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग मानी गई, यानी जहां विभाजन की नींव पड़ी, उसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, और उनके नाम पे लखनऊ में आज भी एक सड़क है, जगत नारायण रोड। बताइए, उसके बाद पूछ रहे, इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा पढ़ लें, बजाय इसके कि जो कांग्रेस के अंदर। लेकिन जब हम इस तरह से इतिहास में हुई सो कॉल्ड गलतियों का, कथित गलतियों का जिक्र करते हैं, तो एक मैसेज ये भी जाता है, क्योंकि हमेशा से हमने इतिहास में ये पढ़ा है और जितनी भी कहानियां स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई हमने सुनी है, गांधी, नेहरू, पटेल, हो सकता है कुछ बातों को लेकर मतांतर हो, लेकिन कभी उनमें किसी तरह का बैर नहीं रहा। लेकिन आपकी बातों से लगता है कि पंडित नेहरू एक अलग राह पकड़कर चल रहे थे, गांधी और सरदार पटेल की एक लाइन थी। ये जो डिफरेंस है, ये वाकई था या सियासत में दिखाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसके लिए तो उस जमाने के किताबों को नहीं, उनके हाथ लिखे पत्रों को पढ़ लीजिए, जो उन लोगों ने बोला उसको पढ़ लीजिए। सरदार पटेल तो एक अलग डायमेंशन पे चल रहे थे, पूरे भारत का एकीकरण उन्होंने किया, और कितना बड़ा काम किया। मैं उदाहरण के लिए बोलना चाहता हूं, जब राम मंदिर का विषय उठा, उस समय मैं छात्र था, तो मैंने एक स्पीच में सुना, एक सज्जन से पूछा गया कि यदि सोमनाथ का विषय गुजरात में आजादी के तुरंत बाद सॉल्व हो सकता था, तो राम मंदिर का विषय क्यों नहीं सॉल्व हो पाया? तो उन्होंने हंसते हुए कहा था, शायद इसलिए कि सोमनाथ सरदार पटेल के प्रांत में पड़ गया तो तुरंत सॉल्व हो गया, और राम मंदिर नेहरू जी के प्रांत में पड़ गया तो तब तक सॉल्व नहीं हो पाया। सारी 560 की रियासतें जितनी भी थी, 560 समथिंग, सब सॉल्व हो गई। मतलब जूनागढ़, हैदराबाद सब सॉल्व हो गया, भोपाल वगैरह। एक ही जगह जहां उन्होंने हाथ रखा नहीं सॉल्व हुआ। ये भी मैं नहीं कहता हूं, देखिए नेहरू जी ने कुछ एक अच्छे काम भी किए थे, जैसे एम्स की स्थापना की थी, उन्होंने स्टील के प्लांट्स बनवाए, डैम बनाए, वो मानते हैं, मगर जो भयंकर गलतियां हुई उसको भी स्वीकार करना चाहिए ईमानदारी से। सुधांशु जी, क्या ये ओवर सिंप्लीफिकेशन भी है? क्योंकि बहुत कुछ एक महापुरुष जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, और तमाम महापुरुष जो इतिहास में गुजरे हैं, उनका जीवन लंबा रहा, हृदय परिवर्तन हुआ, कभी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, फिर वहां से हटे, ऐसे तमाम उदाहरण हो सकते हैं। तो क्या जनरलाइजेशन भी है एक ढांचे में उनको फिट करने के लिए? जनरलाइजेशन की आपने बात कही तो मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं। 1931 में कांग्रेस का इरविन के साथ पैक्ट हुआ, 47 में आजादी मिली। इन 16 साल में केवल 42 का भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ के बताइए कौन सा आंदोलन लड़ा कांग्रेस ने? इंटायर 16 ईयर्स, बताइए। खूब, जिन जो दर्शकों से कह रहा हूं, खूब रिसर्च करिए, खोजिए कि 1931 के बाद कौन सा आंदोलन हुआ, और 42 का भारत छोड़ो आंदोलन 2 महीने में सरकार ने क्रश कर दिया था। बताइए कौन सा आंदोलन हुआ? इसे कहते हैं ओवर सिंप्लीफिकेशन, कि आंदोलन ही नहीं था, और उसके बाद 42 के बाद 47 तक कौन सा आंदोलन था? 5 वर्ष। तो कांग्रेस पार्टी की अप्रोच, वो कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी में अहम भूमिका निभाई, उसने आजादी में कोई अहम भूमिका नहीं निभाई? नहीं, देखिए, आजादी में 3 प्रकार के योगदान रहे। एक राजनीतिक आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था, जिसका कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी, उसका भी योगदान है। एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसमें सूर्य सेन, बाघा जतीन, शचीन्द्रनाथ सान्याल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, वासुदेव बंदर फड़के, वीर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, ऊधम सिंह, सबका योगदान था। बताइए, वॉइसराय हार्डिंग पे बम फेंका गया, वहां पर चटगांव में आर्मरी कैप्चर हो गई, काकोरी में खजाना कैप्चर हो गया, भगत सिंह जी ने असेंबली में बम फेंक दिया, कलकत्ता के कमिश्नर को, इनका कोई योगदान ही नहीं था। तीसरा, एक सैन्य अभियान जो रास बिहारी बोस जी और सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में हुआ, आजाद हिंद फौज बनी, और स्वतंत्र भारत की पहली सरकार अगर आप माने तो 1943 में आजाद हिंद फौज की एक्साइल गवर्नमेंट थी, जिसको उस जमाने में 8 या 9 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। तीनों का योगदान है, बस हम यही तो कहना चाहते हैं, ईमानदारी से स्वीकार करिए। जब 75वीं वर्षगांठ हुई 2018 में, तो हम मोदी जी ने उसका पूरा यहां पर इंडिया गेट के ऊपर पूरा उसका स्वागत किया,
जो सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में हुई थी। इसलिए मैं कह रहा हूं सबके योगदान को सराहिए। और एक फैक्ट और जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, कभी आपने यह ध्यान दिया कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ था उसके अनुसार आजादी की डेट 15 अगस्त 47 तो नहीं थी, 30 जून 1948 थी। ये एक साल पहले काहे छोड़ दिया? उसका कारण जानते हैं क्या है? उसका कारण यह है कि नवंबर 1945 में ब्रिटिश कमांडर इन चीफ क्लॉड मैकॉनले, शायद उसका नाम है, वो वाइस राय को लिखता है कि आजाद हिंद फौज के जिन अधिकारियों और सिपाहियों पे मुकदमा चल रहा उसके चलते हुए भारतीय सैनिक अब बहुत रेस्टलेस हैं, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो 11 फरवरी 1946 को लिखता है कि अब मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और एक गोपनीय मैसेज भेजा जाता है कि ब्रिटिश अधिकारी अपने परिवारों को बंबई और कराची भेज दें, चुपचाप, किसी को पता न लगे। 18 फरवरी या 16 फरवरी 1946 को नौसेना में अपराइजिंग होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, और 2 दिन के अंदर कलकत्ता, कराची और बंबई में 20,000 नौसैनिक, 100 जहाज कब्जा कर लिए जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल जाते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो सरदार पटेल से, नेहरू जी को भी इन्वॉल्व किया गया था, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप उनको समझाइए। 12-13 दिन के बाद सैनिक वापस आते हैं 28 फरवरी के आसपास, और मार्च 46 में कैबिनेट मिशन प्लान अप्रूव हो जाता है, और 2 सितंबर 46 को अंतरिम सरकार बना दी जाती है, और 15 अगस्त 47 को स्वतंत्रता मिल जाती है। इसके बावजूद 30 जून 48 तक माउंटबेटन वाइसराय क्यों रहते हैं, इसको तो बता दें। अगर यह मानते कि कोई बचा हुआ एजेंडा था तो पाकिस्तान के तो वाइसराय नहीं रहे, वहां का तो वाइसराय रहा मोहम्मद अली जिन्ना, तो भारत के वाइसराय माउंटबेटन क्यों रहे? इसलिए मैं कहता हूं ये सब जो आपने कहा एकदम सिंप्लीफाइड है, मगर ये मैंने जो भी आपको फैक्ट बताया कि फैक्ट ऐसा नहीं जो आप